सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान युद्ध के बीच में एक बहुत ही अहम खबर पर लोगों का उतना ध्यान नहीं गया जितना शायद जाना चाहिए था। नेपाल में नए प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, ये तो शायद आप जानते ही होंगे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वहां किया है वो अच्छी तरह जानने की जरूरत है। जो विद्रोह हुआ था नेपाल में वो तो सबने देखा ही था और इसको जेन जी विद्रोह कहा गया था। फिर चुनाव हुए और जेन जी प्रधानमंत्री बन गए। बालेन्द्र शाह नए प्रधानमंत्री बन गए, उनको लोग बालेन्द्र शाह भी कहते हैं। सिर्फ 35 साल के हैं, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। सरकार बनते ही 100 पॉइंट का एक गुड गवर्नेंस रोड मैप बनाया है। यह प्लान नेपाल की ही पुरानी राजनीति को पूरी तरह बदलने वाला नहीं है। यह अगर चल पड़ा तो कई देशों तक इसकी गूंज जा सकती है, क्योंकि यह ऐसे कदम हैं जो इस इलाके में यानी दक्षिण एशिया में पहले कभी किसी सरकार ने नहीं उठाए हैं। एक तो यह है कि जेन जी विरोध प्रदर्शन जो हुए थे उनमें मारे गए युवाओं के परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो वो तो कई जगह होता रहता है कि जहां आंदोलनों के बाद सरकारें बनती हैं वहां आंदोलनकारियों को उसका फायदा मिलता है, वो कोई नई बात नहीं। लेकिन जो खास चीजें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। एक तो सरकारी अफसरों पर बहुत बड़े फैसले लिए हैं उन्होंने। कोई भी सरकारी अफसर अब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ सकता। अफसर ही नहीं, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ सकता। सरकारी टीचर भी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ सकते। सरकारी प्रोफेसर भी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ सकते। पॉलिटिक्स करनी है तो सरकारी नौकरी छोड़ो, नौकरी के साथ साथ पार्टी से जुड़े पाए गए तो सजा होगी। चलो ये तो सर्विस रूल्स का मामला हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की कोई भी यूनियन अगर होगी तो वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई यूनियन नहीं हो सकती। यानी यूनियन भले ही बनाओ लेकिन वो यूनियन किसी राजनीतिक दल की यूनियन नहीं हो सकती। चलो ये भी हो गया। अब सुनिए, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में जो स्टूडेंट यूनियन होती है या टीचरों की यूनियन होती है वो भी किसी राजनीतिक दल की, वो कोई छात्र विंग नहीं हो सकता राजनीतिक दल का। चाहे टीचरों की यूनियन बनाओ, छात्रों की यूनियन बनाओ, लेकिन इस यूनियन में किसी राजनीतिक दल के छात्र नेता नहीं हो सकते। यूनियन किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हो सकती। ऐसा तो दक्षिण एशिया में कभी हुआ ही नहीं। भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सरकारी कर्मचारियों की यूनियनें, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की यूनियनें सब राजनीतिक पार्टियों के कब्जे में रहती हैं। लेकिन बालेन्द्र शाह ने यह नेपाल में खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और वीआईपी कल्चर के खिलाफ तो आंदोलन ही हुआ था नेपाल में, तो वो फैसले भी लिए हैं जो और भी कई जगह लेने की कोशिश की जा चुकी है। लेकिन नेपाल में इसको भी बालेन्द्र शाह अलग ही लेवल तक ले गए हैं। अब किसी भी मंत्री, किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी के काफिले के लिए वहां सड़क ब्लॉक नहीं की जा सकती। सड़क नहीं रोक सकते, ट्रैफिक नहीं रोक सकते, चाहे कोई भी हो। कोई सायरन नहीं बजा सकते ऐसे लोग, कोई रोड नहीं ब्लॉक हो सकता। ऐसे लोगों के लिए कोई स्पेशल सुविधा नहीं मिलेगी किसी वीआईपी को। सब आम लोगों की तरह चलेंगे फिरेंगे सड़कों पर। चलो ये भी कर दिया, कई जगह ये करने की कोशिश हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला इसमें दिख रहा है वो तो इससे पहले शायद कहीं कोशिश भी नहीं की गई। वो है सरकारी स्कूलों के बारे में। सभी मंत्रियों के बच्चे, सभी सांसदों के बच्चे, सभी सरकारी अधिकारियों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। सबको सरकारी स्कूल में ही पढ़ना होगा। सांसद बनना है, मंत्री बनना है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना होगा। सरकारी अधिकारियों को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना होगा, नहीं तो नौकरी छोड़ो। अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने हैं तो सरकारी नौकरी छोड़ो। ये पहले कभी किसी ने नहीं किया। लॉजिक यही है कि अगर इन बड़े लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो अपने आप ये लोग देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अव्वल दर्जे की हो। नेताओं को ही पॉलिसी बनानी होती है, अधिकारियों को ही पॉलिसी लागू करनी होती है। लेकिन खुद के बच्चे पढ़ रहे होते हैं प्राइवेट स्कूलों में तो उनको चिंता ही नहीं होती थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का क्या हाल है। बजट देने में भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो अब नए प्रधानमंत्री की सोच ये लग रही है कि जब खुद के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे तो अपने आप देखेंगे कि बजट कहां से निकालकर स्कूलों में लगाना है, टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए तो कई फैसले लिए ही हैं बालेन्द्र शाह ने। जैसे कि 1990 से अब तक के सभी बड़े नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच होगी,
पुराने भ्रष्टाचार के केस दोबारा खोले जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो खैर हर नई सरकार करने की कोशिश करती ही है और उसमें कई बार राजनीतिक बदले की कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है, वो भी आरोप लगते हैं। लेकिन उनको अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने होंगे, ऐसा तो अभी तक सुना भी नहीं था। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों के लिए फैसला सुना है कि प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों के लिए 10% बेड फ्री रखने होंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू होगी सब जगह। सरकारी मंत्रालयों की संख्या घटाकर सिर्फ 17 कर दी जाएगी। हर मंत्रालय को 7 मुख्य कामों का प्लान बनाना होगा। हर काम की डेडलाइन सेट करनी होगी कि यह टारगेट है, ये इस दिन तक पूरा करके दिखाना है। प्रधानमंत्री ऑफिस हर समय निगरानी करेगा। तो ये तो काफी जगह कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में सब बड़े लोगों के बच्चे पढ़ाने का फैसला इस सब से अलग ही है। अगर इसके साथ ही ये भी कर देते कि अगर कि सरकारी अफसरों को अपने परिवार वालों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में ही करवाना होगा और वो प्राइवेट अस्पतालों में जा ही नहीं सकते इलाज करवाने, तो उसी लॉजिक से शायद सरकारी अस्पतालों की हालत भी फिर अधिकारी लोग अपने आप ही ठीक करवा देते। और शायद ये सोचा भी गया होगा, लेकिन उसमें दिक्कत शायद ये आ रही थी कि सरकारी अस्पतालों में पहले से ही बेड के लिए मारामारी रहती है, तो अगर उनकी हालत ठीक करने के लिए नेताओं और अफसरों के लिए जबरदस्ती कर देते कि वहीं इलाज करवा सकते हैं, तो फिर वो और उनके रिश्तेदार ही कहीं सारी सुविधाएं ना घिर लेते। सारे बेड तो वो ले जाते, आम पब्लिक को इलाज फिर मिलता ही नहीं, जितना भी मिल पा रहा है उतना भी। तो अभी ये फैसला सरकारी स्कूलों तक ही रखा गया है कि सब बड़े लोग, यानी ये सब नेता लोग, मंत्री लोग, अफसर लोग, पहले तो सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालो, फिर ये अपने आप उन स्कूलों को ठीक करने के लिए काम पर लग जाएंगे। और अगर स्कूल ठीक हो गए, स्कूलों में टीचर ढंग से पढ़ाने लग गए, स्कूलों में शिक्षा अच्छी मिलने लग गई, तो बच्चों का तो भविष्य सुधरेगा ही, देश का ही भविष्य सुधर जाएगा। तो प्लान सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आलोचना करने वालों की कमी नहीं नेपाल में भी, क्योंकि बालन शाह खुद युवा ही हैं, एक तरह से 35 साल के ही हैं और इंजीनियर हैं। नेपाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री ली थी बेंगलुरु से। फिर काठमांडू के मेयर बन गए थे और आंदोलन ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो बाकी पुराने नेता लोगों को तो आप जानते ही हो, सब यही देख रहे हैं कि बहुत आए दुनिया में नई राजनीति करने वाले इंजीनियर, सब आते हैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर खुद भी उसी रंग में रंग जाते हैं जिस रंग को साफ करने का वादा करके आते हैं। तो बहुत से हैं जो वहां भी कह रहे हैं कि राजनीति अलग चीज है, इंजीनियरिंग अलग चीज है। भाई सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। ये तो काठमांडू के मेयर थे, उनको गांव देहात के लोगों की समस्याओं का आइडिया नहीं। इंजीनियरिंग नहीं होती राजनीति। राजनीति में समझौता करना पड़ता है, गठबंधन करने पड़ते हैं, सबसे बातचीत करनी पड़ती है, क्षेत्रों के मुद्दे सुलटाने पड़ेंगे, समुदायों के मुद्दे सुलटाने पड़ेंगे, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। मतलब पुराने चावल जो हैं राजनीति के, वो असल में डर रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं कह रहे, अभी तो सोच रहे हैं कि देखें ये नए प्रधानमंत्री क्या उखाड़ लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने वाकई उखाड़ लिया ना कुछ, तो सिर्फ नेपाल में नहीं उखड़ेगा, 100 बात की एक बात।